And welcome back. Today we are going to start with oral pathology. हम पहले भी oral pathology करते थे, synopsis वगैरह हमने पहले भी थोड़ा करा हुआ है, बट हमने complete oral path नहीं करी थी उस टाइम पे. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं oral pathology और हम क्वेश्चंस इसके जितने जल्दी हो सकें, बिकॉज जितना आप रिवाइज करते हैं उनको उतना बेटर रहता है. तो रादर की एक्सप्लेनेशन मैं आप खुद बताऊंगी रादर देन की या आप उसको काफी खुद से करें, वो भी चीज ठीक है, बट लॉन्ग टाइम में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है उसमें. सो दैट्स व्हाई वी विल बी जस्ट डूइंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन वेरी लेस नंबर ऑफ टाइम, बिकॉज ज्यादा बड़ी वीडियोस आप देखते भी नहीं है. प्लस दूसरी चीज क्या होती है कि कोई इतना ज्यादा लर्न नहीं कर सकता. कैपेसिटी इस हिसाब से होनी चाहिए जितना आप ग्रास्प कर सको. सो थोड़ा क्वेश्चंस जल्दी करेंगे और एक्सप्लेनेशन मैं आपको खुद एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए, बट एक्सप्लेनेशन मैं भी साथ में अपलोड नहीं करूंगी. पहले हम डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनियन ऑफ रूट्स ऑफ एडजेसेंट टीथ थ्रू द सीमेंटम इज रेफर्ड टू एज. इसका आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से? कॉन्क्रेसेंस, फ्यूजन, जेमिनेशन, और क्या हो सकता है? डिफरेंस आपको पता होना चाहिए ताकि हाँ आपको समझ में आए कि भी क्या फर्क क्या होता है चारों ऑप्शंस में. तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जेमिनेशन का क्या मतलब होता है. वो एक डिवीजन होती है एक सिंगल टूथ की बिफोर कैल्सिफिकेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट इन इनकम्प्लीट फॉर्मेशन ऑफ टू टीथ. दो दांत बनते हैं लेकिन इनकम्प्लीट फॉर्मेशन बनते हैं. मैं जेमिनेशन बता रही हूँ आपको, ऑप्शन नंबर सी पहले बता रही हूँ कि वो क्या होता है. वो एक टाइप का डिवीजन होता है जिसमें एक ही दांत कैल्सिफिकेशन से पहले जो है डिवाइड कर जाता है और इनकम्प्लीट फॉर्मेशन होती है दो दांतों की. जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होता है विल हैव टू कंप्लीटली और इनकम्प्लीटली सेपरेटेड क्राउन्स विद अ सिंगल रूट. समझ रहे हो आप? क्राउन्स उनके अलग अलग हो सकते हैं, आपको ऊपर से देखने में लगेगा कि हाँ दो अलग अलग दांत हैं, बट वो होता एक ही है बिकॉज उनकी रूट एक ही होती है, रूट के नाल एक ही होती है. ठीक है. इट इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन जेमिनेशन एंड ए केस इन विच देयर हैज बीन फ्यूजन बिटवीन नॉर्मल एंड सुपरनुमरी टीथ. कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल और सुपरनुमरी टीथ आपस में जो फ्यूजन हो जाती है उनकी, तो उसमें और जेमिनेशन में थोड़ा डिफरेंशिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. दूसरी चीज क्या होती है, एक टर्म ट्विनिंग भी कई बार हम यूज करते हैं, तो आगे फर्दर क्वेश्चंस में आएगा, आपको पहले ही बता देती हूँ. ट्विनिंग भी एक टाइप की डिवीजन होती है सिंगल टूथ की, विच इज रिजल्ट इन वन नॉर्मल एंड वन सुपरनुमरी टूथ. और जो नंबर ऑफ दांत होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ज्यादा हो जाता है, तो एक सुपरनुमरी बनता है और एक नॉर्मल दांत बनता है. कॉन्क्रेसेंस का क्या मतलब होता है, जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है कॉन्क्रेसेंस. कॉन्क्रेसेंस का क्या मतलब होता है, जब सीमेंटम के थ्रू फ्यूजन हो जाए दो दांतों की, उनके सीमेंटम दो दांतों के आपस में मिल जाते हैं, तो वो कॉन्क्रेसेंस हो जाती है. ठीक है. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रूट फॉर्मेशन. ठीक है. द टीथ आर यूनाइटेड बाय सीमेंटम, और ये मैक्सिलरी मोलर्स में काफी ज्यादा देखा गया, तो इसका आंसर कॉन्क्रेसेंस है. जो ऑप्शन नंबर बी है फ्यूजन, वो भी मैं आपको बता देती हूँ उसका क्या डिफरेंस होता है इन बाकियों से. उसमें भी यूनियन होती है दो नॉर्मली सेपरेटेड टू जर्म्स की, टू नॉर्मली सेपरेटेड टू जर्म्स, क्योंकि ये डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है. टू नॉर्मली सेपरेटेड टू जर्म्स, ठीक है, उनका जो है यूनियन हो जाता है. एंड इफ द यूनियन अकर्स बिफोर द कैल्सिफिकेशन, अगर कैल्सिफिकेशन से पहले हो जाता है तो दो दांत कंप्लीटली यूनाइट हो जाते हैं. लेकिन अगर कैल्सिफिकेशन के बाद होता है तो सिर्फ if the union occurs after calcification there is union of roots only. सिर्फ रूट्स का यूनियन होता है. अगर कैल्सिफिकेशन के बाद फ्यूजन हो तो सिर्फ रूट्स जुड़ पाते हैं, क्राउन नहीं जुड़ पाते. ठीक है. तो ये डिफरेंसेस थे. आपके फर्दर क्वेश्चंस में क्योंकि एक्सप्लेन ना करना पड़े, मैंने अभी आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए. 4 टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं और पहले वाले क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट है. सेकेंड क्वेश्चन जो है द टर्म डायलेसरेशन. डायलेसरेशन में आपको एक चीज बता दूं, आपको इसमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है. डायलेसरेशन की डेफिनेशन में एक शार्प बेंड वर्ड आता है. तो जिस ऑप्शन में आपको शार्प बेंड दिखाई दे, शार्प बेंड इन द रूट, वो डायलेसरेशन का करेक्ट ऑप्शन है. तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे, ए डिफॉर्मिटी ऑफ टूथ कंसिस्टिंग ऑफ ए शार्प बेंड इन द रूट, वो ही टर्म डायलेसरेशन को रेफर करती है. ठीक है. बाकी कुछ भी नहीं है, ना एब्रेशन है, ना ही स्प्लिटिंग समथिंग, कुछ नहीं है, ना ही फ्रैक्चर, सिर्फ शार्प बेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.
क्वेश्चन नंबर 2 की भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है पीछे, इसलिए आपको कैसा बता रही हूँ कि आपको लर्न करना है ये। क्वेश्चन नंबर 3 की भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है पीछे, बस नॉर्मल आपको ये इसको लर्न करना है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और इसका ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा, बस आपको ये चीज लर्न करनी है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें कि पेग शेप और ऐसे दांत जिनका जो इंसाइजल एजेस होती हैं वो टेपर करती हैं, वो होते हैं, किस में नहीं होती। ठीक है, कौन से ऑप्शन है जिसके अंदर पेग शेप नहीं पाए जाते, बाकी सब में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रिकेट्स में पेग शेप्ड इंसाइजर्स नहीं पाए जाते। कॉन्जेनाइटल सिफिलिस में भी पाए जाते हैं, जो कि बच्चों में काफी देखी जाती है। और एनहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया जो वर्ड है उसमें भी देखा जाता है। और सुपरन्यूमरी जो टीथ होते हैं उनकी भी इंसाइजल एजेस टेपर करती हैं। ठीक है, तो इन तीनों में दिखाई देता है। रिकेट्स जो होती है, जो हड्डियों की बीमारी होती है, जो बच्चों में होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, उसमें जो है ये नहीं देखा जाता। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कॉन्जेनाइटल सिफिलिस, एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया और सुपरन्यूमरी दांतों में ये सब देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन एरिथमा माइग्रेंस व्हिच पैपिला ऑफ द टंग आर एब्सेंट। ये चीज आपको लर्न करनी है। ठीक है, एरिथमा माइग्रेंस को हम वॉन्डरिंग रैश भी बोलते हैं और उसको हम ज्योग्राफिक टंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या सीन होता है कि जो टंग होती है उसमें एक कोई पैच ऐसा बनता है जहाँ पे कि पेपिला होता नहीं है। ठीक है, आपको टंग स्मूथ लगेगी उस एरिया पे, फिर थोड़े टाइम के बाद वो हील हो जाता है और फिर दूसरी जगह बन जाता है। तो ऐसे वैसे वो पूरी पूरी टंग पे कभी कहीं 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 बनता रहता है और हील होता रहता है। ठीक है, इसलिए इसको हम वॉन्डरिंग रैश, घूमने वाली रैश भी बोलते हैं, ज्योग्राफिक टंग भी बोलते हैं और एरिथमा माइग्रेंस भी बोलते हैं। इसमें फीली फॉर्म पैपिला जो होता है, फीली फॉर्म पैपिला वो एब्सेंट होता है। ठीक है, तो एरिथमा माइग्रेंस, वॉन्डरिंग रैश, ज्योग्राफिक टंग इज अनदर नेम। और इसको और क्या बोलते हैं, बिनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस। बिनाइन माइग्रेटरी, जो माइग्रेट करे, ग्लोसाइटिस। ठीक है, ये इसका नाम है। ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए और इसमें फिलीफॉर्म पैपिला नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबुलर मैक्सिलरी सिस्ट के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबुलर मैक्सिलरी सिस्ट क्या चीज है। सॉफ्ट टिश्यू सिस्ट है, बोन सिस्ट है, क्या चीज है ये। ठीक है, इसके ऑप्शंस में लिखा हुआ है सॉफ्ट टिश्यू सिस्ट है जो कि लेटरल इंसाइजर और कस्पिड के बीच में, या फिर बोन सिस्ट है, या फिर ये एक सिस्ट प्रेजेंट बिटवीन मिड लाइन ऑफ पैलेट है, या फिर इंसिसिव कैनाल के पास है, क्या है ये। तो पहली बात आपको मैं थोड़ा बता देती हूँ एक्सप्लेनेशन इसकी, कि ग्लोबुलर मैक्सिलरी सिस्ट को हम प्री मैक्सिला मैक्सिला सिस्ट बोलते हैं। प्री मैक्सिला मैक्सिला सिस्ट। ठीक है, और it characteristically appears as inverted pear-shaped radiolucent area between the roots of lateral incisors and the cuspids। ठीक है, एक inverted pear shape का radiolucent area, ब्लैक एरिया आपको एक्सरे पे दिखाई देगा। किसके बीच में दिखाई देगा, लेटरल इंसाइजर और कस्पिड्स के बीच में दिखाई देगा। एंड दिस रिजेंबल्स ऑन्टोजेनिक केराटोसिस, जो ओकेसी होता है उसको ये रिजेंबल करता है। दूसरी बड़ी बात जो नहीं दे रखी एक्सप्लेनेशन में वो है कि क्योंकि ओकेसी को रिप्रेजेंट करता है, ये एक बोन सिस्ट होता है, सॉफ्ट टिश्यू सिस्ट नहीं होता, ये बोन में होता है। तो इसलिए इसका आंसर बी है, ऑफन प्रेजेंट बिटवीन इंसाइजर एंड कास्पिड बट इज अ बोन सिस्ट। इट्स अ बोन सिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर ऑफ नेजो एल्वियोलर सिस्ट। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन कौन से सिस्ट जो है आपका क्या क्या नाम है और कहाँ कहाँ होते हैं। पहले मैं नेजो एल्वियोलर सिस्ट के बारे में बात कर लेती हूँ। नेजो एल्वियोलर सिस्ट जो है इसका आंसर बी ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर ऑफ नेजो एल्वियोलर सिस्ट। नेजो एल्वियोलर सिस्ट, इरोजन ऑफ बेस अबव लेटरल इंसाइजर एंड कैनाइन। ठीक है, वहां पे आपको दिखाई देगा अबव लेटरल इंसाइजर एंड कैनाइन, इरोजन ऑफ बेस उस साइड पे दिखाई देगा। ना ही ये कोई ओवयर्ड शेप है, ना ही ये कोई इन्वर्टेड फनल शेप है, ना ही ये पियर शेप है। इट्स अराउंड द बेस, लेटरल इंसाइजर और कैनाइन के पास मिलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि जो पहला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 में, ओवयर्ड शेप्ड रेडियोल्यूसेंसी अबव लेटरल इंसाइजर एंड कैनाइन, ये टिपिकली किसका आंसर है। ये आंसर है मीडियन एंटीरियर मैक्सिलरी सिस्ट का, जिसको हम नेजोपैलेटाइन सिस्ट भी बोल सकते हैं और इंसिसिव कैनाल सिस्ट भी बोल सकते हैं। ओवॉइड शेप का होता है ये। ठीक है, ओवॉइड शेप और हार्ट शेप
कह सकते हो आप इसे। और अगर आप रेडियोग्राफ्स देखें तो मैक्सिला में जो पैलेट एरिया है वहाँ पे आपको एक ऐसी सी ओवियड और हार्ट शेप सी रेडियोलिसेंसी दिखाई देगी। किसके बीच में दिखाई देगी? सेंट्रल इंसाइजर्स, मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स की रूट्स के बीच में दिखाई देगी, ठीक है। अ काइंड ऑफ वहाँ पे दिखाई देती है ये। इसको हम नेजो पैलेंटाइन भी बोलते हैं क्योंकि पैलेट एरिया में हो रहा है। इंसिसिव कैनाल सिस्ट भी बोलते हैं क्योंकि इंसिसिव कैनाल के पास होता है। साथ में इसको मीडियन एंटीरियर, क्योंकि एंटीरियर प्रेजेंट है, मीडियन बीच में होता है पैलेट के, मैक्सिला में होता है सिस्ट, तो मीडियन एंटीरियर मैक्सिलरी सिस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो चीज यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा है कि ए पियर शेप्ड रेडियोलुसेंसी। पियर शेप जो रेडियोलुसेंसीज होती हैं ना, that are present in lateral incisors and the canines and the cuspids, उनको हम ग्लोबुलोमैक्सिलरी सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड पियर शेप होते हैं वो। अभी जो पहले क्वेश्चन में बात करा था ग्लोबुलोमैक्सिलरी वाला, बोन सिस्ट होते हैं वो, प्री मैक्सिलर मैक्सिलर सिस्ट भी इनको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और सिस्ट मैं आपको बताती हूँ जो कि मल्टीलॉकुलर भी हो सकता है। लॉकुलर मतलब क्या होता है कि रेडियोग्राफ में आपको देखेंगे तो आपको एक ऐसा गोला सा दिखाई देगा रेडियोलिसेंट, या फिर आपको बहुत सारे, एक गोले के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गोले दिखाई देंगे, मल्टी लोकुलर उसको कहते हैं। ऐसे वाले जो लिजन्स, ऐसे वाले जो होते हैं, अगर वो मिड लाइन ऑफ मैंडिबल में होकर हों, आपको मैंडिबल के बीच में अगर आपको ऐसी चीजें दिखाई देती हैं तो उनको मीडियन मैंडिबुलर सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। लास्ट में मैं आपको सॉफ्ट टिश्यू सिस्ट के बारे में बताना चाहती हूँ जिसमें रेडियोग्राफिकली कुछ नहीं दिखाई देता और उनका नाम होता है नेज़ुलेबल या फिर क्लेस्टैड्स सिस्ट या फिर सॉफ्ट टिश्यू सिस्ट, ठीक है। नेज़ोलेबियल, क्लेस्टैड्स और सॉफ्ट टिश्यू सिस्ट, ये उनके नाम होते हैं, ठीक है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बेटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे 3 फीचर्स दिए हुए हैं और आपको सिंड्रोम बताना है कि कौन सा सिंड्रोम है, किस सिंड्रोम के 3 फीचर है। पहला फीचर क्या है? फेशियल एडिमा। आपको फेशियल एडिमा पता है क्या होता है? फेस का एडिमा, स्वेलिंग हो जाना, वहाँ पे फ्लूइड का भर जाना, फेशियल एडिमा होता है वो। चिलाइटिस ग्रैनुलोमेटोसा एक कंडीशन होती है, एक ग्रैंडुलैरिस होती है, एक ग्रैनुलोमेटोसा होती है। अपर लिप की कंडीशन होती है चिलाइटिस ग्रैनुलोमेटोसा। और एक फिशर टंग, टंग में फिशर आ जाना, पार्ट्स 2 भाग में बट जाना टंग का। तो ये चीजें किस में दिखती हैं? ये चीजें मेकल्सल रोजेंथल सिंड्रोम में दिख सकती हैं। मेकल्सल रोजेंथल सिंड्रोम, आप इसका कोई निमोनिक बना सकते हैं कि मैं कल रोज लेने गया था, तो जिस बंदे से मैंने रोज लिया, शॉपकीपर जो था उसका फेस सूजा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके अपर लिप पे कुछ लीजन टाइप है, और ऐसा भी लगा मुझे कि जैसे उसकी टंग फिशर्ड है, ठीक है, नागिन जैसी। तो ऐसा कुछ आप फनी निमोनिक बना सकते हैं जिससे कि आपको याद रहे, बिकॉज ओपी में चीजों को याद रखना बड़ा थोड़ा कठिन होता है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बताऊं तो फिशर टंग, मेकल्स-रोजेंथल सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम 2 चीजों में दिखती है, प्लस माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस में भी कभी कभी दिख जाती है, ठीक है। तो 3 चीजें यहाँ पे आपको याद रखना है कि जहाँ पे आपको नागिन जैसी जीभ दिखाई देगी। एक है मेकल्स-रोजेंथल जिससे आप रोज लेने गए थे वो एक है डाउन सिंड्रोम 21 ट्राइस्टोमी और एक है बेनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस। Meckel's syndrome is characterized by triad, that is Bell's palsy, and reoccurring lip or facial swelling and fissured tongue और lingua plicaita। fissured tongue को हम lingua plicaita भी बोलते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं होता, पेपर में lingua plicaita वर्ड यूज कर लेते हैं कई बार, तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट टिश्यू सिस्ट व्हिच डज नॉट प्रोड्यूस एनी रेडियोग्राफिक चेंजेस। मैंने अभी अभी आपको बताया था नेज़ुलेबल सिस्ट उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए नेज़ुलेबल सिस्ट और क्लेस्टैड, क्लेस्टैड KLESTADTS, TADTS, क्लेस्टैड सिस्ट भी बोलते हैं इसको। सॉफ्ट टिश्यू सिस्ट होता है जिसमें बोन बहुत रेयरली इन्वॉल्व होती है, इसलिए कोई रेडियोग्राफिक फीचर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द सिंड्रोम विच कंसिस्ट ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, माइक्रोग्नेथिया एंड ग्लॉसोप्टोसिस। ऐसा सिंड्रोम बताओ जिसके ये 3 फीचर होते हैं, पैलेट में क्लेफ्ट होता है, माइक्रोग्नेथिया का क्या मतलब होता है, जॉ छोटा होता है साइज में, ग्नेथिया, और ग्लॉसोप्टोसिस का क्या मतलब होता है, टंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ग्लॉसोप्टोसिस। तो ये तीनों चीजें किस में दिखाई देती हैं, और उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
पेरीरोम्बिन सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट है पेरीरोम्बिन सिंड्रोम। कई बार बच्चे पेरीरोम्बिन को पेनीरोम्बर्ग सिंड्रोम से कंफ्यूज कर देते हैं, वो नहीं करना। पेरीरोम्बिन, रोम्बिन एक पक्षी का नाम होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एक पक्षी था और उस पक्षी की बीक इतनी बड़ी थी कि जैसे अगर वो कहीं पे भी अगर मारेगा उस बीक को तो क्लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। प्लस वो अपनी बीक से चीजों को तोड़ता था, बड़ी बड़ी चीजों को ऐसे मार मार के छोटा छोटा कर देता था, तो माइक्रो आप याद रख सकते हैं। और ग्लॉसोप्टोसिस, ग्लॉसोप्टोसिस भी आप इसके साथ याद रख सकते हैं। तो पेरीरोम्बिन, रोम्बिन से आप याद रख सकते हैं कि क्लेफ्ट पैलेट, माइक्रोग्नेथिया एंड ग्लॉसोप्टोसिस, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आएगा, ये याद रहेगा, क्योंकि जितने फनी न्यूमोनिक्स मैं बना रही हूँ आई होप कोई बनाता होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में हम बात करते हैं। वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं बन पाएगी, बट मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा जल्दी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, डेवलपिंग अमीलोब्लास्ट are affected by ingestion of high fluoride content water resulting in, अगर अमीलोब्लास्ट हैं वो डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, बढ़ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे, तो अगर आप एक हाई फ्लोराइड वाला पानी पीते हैं तो उससे अमीलोब्लास्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? इसका आंसर है मोल्टेड एनामल। जो एनामल होगी मोल्टेड हो जाएगी, क्योंकि अमीलोब्लास्टोमा पे हाई फ्लोराइड का फर्क पड़ता है, ठीक है। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन पीछे नहीं दी हुई है, तो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द टी दैट इरप्ट विद इन 30 days ऑफ द बर्थ। ये आपको टर्म याद रखनी होती है, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है, अगर पैदा होते हुए बच्चे के मुंह में दांत हों तो उनको हम नेटल टीथ कहते हैं। लेकिन अगर बच्चा पैदा हो चुका है और पैदा होने के बाद, ठीक है, पैदा होते वक्त नहीं, पर पैदा होने के बाद 1-2 दिन, 3-4 दिन से लेकर के 30 दिनों तक अगर बच्चे के दांत आते हैं, 1 महीने में अगर बच्चे के दांत आते हैं, तो वो जो दांत होते हैं उनको नियोनेटल टीथ कहते हैं। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नियोनेटल टीथ। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, ए परमानेंट टूथ विद लोकल हाइपोप्लास्टिक डिफॉर्मिटी इन द क्राउन इज कॉल्ड एज। परमानेंट टूथ है जिसमें लोकल हाइपोप्लास्टिक डिफॉर्मिटी है क्राउन में, उसको आप क्या कहोगे? उस दांत को टर्नर टूथ कहेंगे, टर्नर्स टूथ। अब इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है पीछे, आपको याद रखना है कि टर्नर्स टूथ जो होता है, टर्नर टूथ, उसमें हाइपोप्लास्टिक डिफॉर्मिटीज होती हैं क्राउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी, ट्रू एनकाइलोग्लॉसिया अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ। एनकाइलोग्लॉसिया, ग्लॉसिया टंग के लिए यूज करते हैं, एनकाइलो मतलब एनकाइलोसिस। तो जब टंग एनकाइलोज हो जाए, चिपक जाए अपने फ्लोर से, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? किस वजह से होता है वो? यूनियन बिटवीन टंग एंड फ्लोर, या फिर लिंगुअल फ्रीनम नहीं होती, या फिर लिंगुअल फ्रीनम अटैच हो जाती है टिप ऑफ टंग से, या फिर शॉर्ट लिंगुअल फ्रीनम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि टंग जो होती है वो फ्लोर के साथ चिपक जाती है, वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग के साथ चिपक जाती है, फ्लोर के साथ वेंट्रल सरफेस चिपक जाता है, ठीक है। उसको हम टंग टाई और एनकाइलोग्लॉसिया भी कहते हैं। इसमें प्रॉब्लम हमें कुछ साउंड प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम्स आती हैं अगर ऐसा होता तो, जैसे कि 1 नहीं बोल सकेगा वो बंदा, आर नहीं बोल सकेगा, टी नहीं बोल सकेगा, डी नहीं बोल सकेगा, एन नहीं बोल सकेगा, और टी एच और एस एच श या ठ जो है वो नहीं बोल पाएगा। ये वर्ड्स बोलने में प्रॉब्लम आती है। मैंने छोटा निमोनिक बनाया है, ट्रेंड वर्ड जो होता है ना, ट्रेंड, इसमें टी आर एन डी ई हटा दो, ये वर्ड्स नहीं बोल पाएगा, प्लस एस एच और टी एच और 1, ये सारे वर्ड्स नहीं बोल पाएगा, प्लस जेड वर्ड भी नहीं बोल पाएगा बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ट्रू जनरलाइज्ड माइक्रोग्नेथिया माइक्रोडोंशिया इज करेक्टराइज्ड बाय। माइक्रोडोंशिया, डोंशिया होता है दांत, माइक्रो मतलब छोटा, छोटा दांत। ट्रू जनरलाइज्ड वाला जो होता है उसमें क्या होता है, जॉ का साइज नॉर्मल होता है, दांत छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का वो है सी, स्मॉलर टीथ देन द नॉर्मल, ठीक है। जॉज नॉर्मल रहते हैं और दांत छोटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है जर्मिनेशन ऑफ टीथ ऑकर्स ड्यू टू, मैंने आपको बताया था ये डिवीजन होती है ये सिंगल टूथ की,
आफ्टर कैल्सिफिकेशन और बिफोर कैल्सिफिकेशन कब होती है? इनकम्प्लीट फॉर्मेशन होती है ना इसमें, तो इसका आंसर होता है बिफोर कैल्सिफिकेशन। अगर टूथ बर्ड का डिवीजन कैल्सिफिकेशन से पहले हो जाए तो वो क्या होगा, उसकी रूट्स एक ही रहेंगी और क्राउन दो अलग अलग हो जाएंगे, तो जेमिनेशन हो जाएगा वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 जो है यहाँ पे, वो उसमें लिखा हुआ है कि डीप पिट लाइंड बाय एनामल सीन इन द लिंगुअल सर्फेसिस ऑफ मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजेस। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैक्सिला के जो दांत हैं उसके लेटरल इंसाइजेस हैं, उसमें ऐसा लगेगा कि दांत के अंदर एक छेद है और उस छेद की जो लाइनिंग है वो एनामल से लाइंड है। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम डेंस इंडेंटे बोलेंगे। डेंस इंडेंटे क्यों बोलेंगे? वो जो होता था ना हमारा इनवेजिनेशन इवेजिनेशन, डेंस इनवेजिनेशन, तो वो इनवेजिनेशन होता है, उसको हम डेंस इंडेंटे भी बोलते हैं। टर्म होती है, आप गूगल भी कर सकते हो, आपको पता चलेगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, घोस्ट टीथ इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। घोस्ट टीथ कहाँ दिखते हैं? ठीक है, सबसे पहले घोस्ट टीथ को हम रीजनल ओडोंटल डिस्प्लेसिया भी बोलते हैं। ठीक है, हम इसको रीजनल ओडोंटल डिस्प्लेसिया भी बोलते हैं। एंड मैं ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी बिकॉज इतना स्टोरेज नहीं है। सो या, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।